द नेम ऑफ द मूवी इज कैप्टन मार्वल। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि वियर्स, जो कि क्री एम्पायर में एक स्टार फोर्स मेंबर रहती है, उसे भयानक सपने आते हैं। सपने में वो किसी प्लेन क्रैश साइट पर होती है जहां उसे एक बूढ़ी औरत दिखती है और फिर उसकी तरफ एक स्क्रल बढ़ता है और जो ही वो उस पर फायरिंग करने वाला होता है, वियर्स का सपना टूट जाता है। वियर्स की नींद जब खुलती है तब वो क्री सिविलाइजेशन के कैपिटल हाला में रहती है। सपने से परेशान होकर वो अपने मेंटोर या टीचर यॉन रॉक के पास जाती है। वहाँ यॉन उसे फाइटिंग की ट्रेनिंग देता है। ट्रेनिंग के दौरान उनकी आपस में बातें होती हैं जिसमें हमें पता चलता है कि वियर्स को अपने बीते कल के बारे में कुछ भी याद नहीं है। वियर्स के पास कुछ स्पेशल पावर्स भी होती हैं। वियर्स उन पावर्स का यूज करना चाहती है पर यॉन उसे ये करने से मना करता है और बोलता है कि उसे अपने पावर्स और इमोशंस को कंट्रोल करना होगा, वरना ये बात वो परम शक्ति तक पहुंचा देगा। पर लास्टली वियर्स अपने पावर का यूज कर ही लेती है और यॉन को एक फोटोन ब्लास्ट का झटका देती है। ट्रेनिंग के बाद यॉन उसे परम शक्ति से मिलवाने ले जाता है। वो बताता है कि परम शक्ति को किसी ने आज तक उनके असली रूप में नहीं देखा है। हमारा मन जो सोचता है वैसी ही उनकी तस्वीर बन जाती है। दरअसल परम शक्ति एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो क्री सिविलाइजेशन की लीडर भी है। वहाँ पहुंचकर वियर्स पहली बार परम शक्ति से मिलती है। परम शक्ति उसके दिमाग से कनेक्ट हो जाती है और फिर वियर्स को अपने सामने वही बूढ़ी औरत दिखती है जो हमेशा उसके सपने में आती है। परम शक्ति कहती है कि सदियों से स्क्रल्स बहरूपिया बनके क्री के प्लैनेट्स और ग्रहों पर कब्जा कर रहे हैं और उन्हें खत्म करना ही क्री का कर्तव्य है। यॉन को लगता है कि वियर्स अब इन सब के लिए तैयार है, पर अभी भी वियर्स को अपनी इमोशंस पर काफी कंट्रोल की जरूरत है। वियर्स कहती है कि उसे अपना पास्ट याद नहीं, यहाँ तक उसे परम शक्ति जिस रूप में दिख रही है उस औरत से इसका क्या रिलेशन है उसे वो तक मालूम नहीं। परम शक्ति कहती है कि ये सब ना जानने में ही वियर्स की भलाई है। वो खुद को और काबिल बनाए, वरना जो शक्तियाँ परम शक्ति ने उसे दी हैं वो वापस भी ले जा सकती हैं। फिर परम शक्ति उसके बाकी मेंबर्स के साथ उसे एक मिशन देती है। मिशन में उन्हें उनके जासूस सोहलार को स्क्रल्स से बचाना होता है। दरअसल स्क्रल्स टॉर्फा नाम के एक प्लैनेट पर कब्जा कर लिए थे और उनके हाथ सोहलार लग गया था। स्क्रल्स के जनरल टैलोस ने उसे मारने के लिए एक टीम भेजी है। अगर स्क्रल्स इन लोगों से पहले सोहलार तक पहुंच गए तो सोहलार के 3 साल की खुफिया जानकारी उनके हाथ लग जाएगी। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि स्क्रल्स किसी का भी रूप ले सकते हैं। यॉन सबको बोलता है कि उन्हें टॉर्फा के लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाना है, पर स्क्रल्स से बचकर रहना पड़ेगा क्योंकि वो किसी का भी रूप ले सकते हैं। फिर सारी टीम टॉर्फा के लिए निकल जाती है। वहाँ जाकर इन्हें पता चलता है कि सोहलार एक मंदिर में है। वो लोग उसे खोजने निकल पड़ते हैं। वहाँ उन्हें टॉर्फा के बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं जो इन्हें घेर लेते हैं। यॉन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो सब उन्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। वहाँ वियर्स अकेले ही मंदिर में सोहलार को खोजने निकल जाती है। उसे वहाँ सोहलार दिखता है। वो उससे सीक्रेट कोड पूछती है और वो बता देता है, जिससे वियर्स को कंफर्म हो जाता है कि वही सोहलार है। इधर यॉन की टीम जो ही एक टॉर्फा निवासी को मारते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि ये लोग टॉर्फा निवासी नहीं बल्कि स्क्रल्स हैं। फिर उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। यॉन रेडियो पर वियर्स को स्क्रल्स की चाल बताता है, पर तब तक देर हो गई थी। वियर्स पर सोहलार हमला कर देता है और फिर वो अपना रूप बदलता है। वो सोहलार नहीं बल्कि स्क्रल्स का कमांडर टैलोस रहता है। फिर वो उसे बेहोश कर देता है। इधर यॉन अपनी टीम के साथ भाग जाता है। टैलोस वियर्स को अपने स्पेसशिप पर ले जाता है। वहाँ वो लोग उसके दिमाग को स्कैन करते हैं। वो लोग उसके दिमाग में कुछ खोज रहे थे पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उसकी यादें क्री सिविलाइजेशन से रिलेटेड नहीं थी। उसके दिमाग को और ज्यादा स्कैन करने पर उन्हें अचानक एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो वियर्स से बात कर रही थी। ये वही औरत रहती है जो हमेशा से वियर्स के सपने में आती थी। उन्हें पता चलता है कि उस औरत का नाम वेंडी लॉसन है। वो उसके दिमाग में इसी औरत को खोज रहे थे। फिर वो देखते हैं कि वियर्स और लॉसन एक एयरक्राफ्ट से कहीं जा रहे थे। वो लोग इसकी लोकेशन ट्रेस करने की बहुत कोशिश करते हैं पर वो खोज नहीं पाते। पर उन्हें एक चीज पता चलता है कि ये सारी यादें प्लैनेट C-53 यानी अर्थ की हैं। टैलोस अपने पायलट से प्लैनेट C-53 की तरफ चलने को कहता है। तब तक वियर्स उठ जाती है। वो देखती है कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं।
मौका पाते ही वो अपना हाथ छुड़ाती है और टैलोस को पकड़ के उससे पूछती है कि उसने उसके दिमाग में ये कैसी यादें डाली हैं, जिस पर टैलोस बोलता है कि उन्होंने उसके दिमाग में कुछ नहीं डाला है, वो लोग तो बस वही यादें देख रहे थे जो उसके दिमाग में पहले से थी। पर वियर्स उन यादों को अपनाने से मना कर देती है और कहती है कि उन्हें उससे क्या चाहिए, जिस पे टैलोस बोलता है कि वो बस डॉक्टर लॉसन और उसकी लाइट स्पीड इंजन की लोकेशन ढूंढ रहे हैं। पर वियर्स कहती है कि वो किसी डॉक्टर लॉसन को नहीं जानती, जिस पे वो बोलता है कि अगर वो वाकई नहीं जानती तो वो उसके दिमाग में क्या कर रही थी। तभी वहाँ और स्क्रल्स आ जाते हैं, जिसके बाद स्क्रल्स से उसकी जमकर लड़ाई होती है। उसके हाथ जिस मशीन से बंधे थे वो अभी भी उसके हाथ में बंधा होता है, पर वो बहुत कोशिश के बाद उस मशीन को निकाल लेती है और फिर उसके हाथ से जो फोटोन ब्लास्ट निकलता है उसकी वजह से स्पेसशिप में होल हो जाता है और वो स्पेसशिप डिस्ट्रॉय होने लगता है। वियर्स एस्केप पॉड की मदद से वहां से भागने की कोशिश करती है, पर वो पॉड प्लैनेट C53 यानी अर्थ पर क्रैश हो जाता है। वो एक वीडियो पार्लर की दुकान में गिरती है, जिससे वो पार्लर भी टूट जाता है। उसी की तरह टैलोस और बचे हुए कुछ स्क्रल्स भी अर्थ पर क्रैश हो जाते हैं। फिर वो लोग इंसानों का रूप ले लेते हैं। वियर्स एक टेलीफोन बूथ के वायर्स को अपने इक्विपमेंट से कनेक्ट करके यॉन को कॉल करती है। वो यॉन को सारी बात बताती है कि वो कैसे पकड़ी गई और स्क्रल्स उसके दिमाग के साथ छेड़छाड़ किए हैं। फिर वो बताती है कि वो प्लैनेट C53 पर है और स्क्रल्स यहाँ किसी डॉक्टर लॉसन को ढूंढ रहे हैं, जिनके पास लाइट स्पीड इंजन का फॉर्मूला है। उसे डॉक्टर लॉसन को स्क्रल्स से पहले ढूंढना होगा, वरना स्क्रल्स पूरे गैलेक्सी में तबाही मचा देंगे। यॉन उससे ये करने से मना करता है और उसे ऑनलाइन रहने को कहता है। फिर वो पायलट से प्लैनेट C53 की तरफ चलने को बोलता है। वो वियर्स से बात कर ही रहा था कि फोन कट हो जाता है। वियर्स फोन रखती है, तभी निक फ्यूरी एजेंट कोल्सन के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। वो लोग वियर्स को पकड़ने आए होते हैं। वो वियर्स से उसके पार्लर पे गिरने वाला इंसिडेंट के बारे में पूछते हैं और उससे ID कार्ड मांगते हैं। इस पर वो बताती है कि उसका नाम वियर्स है, वो यहाँ स्क्रल्स को पकड़ने आई है और उन्हें पकड़ने के बाद वो इस प्लैनेट से चली जाएगी। सबको उसकी बात मजाक लगती है। तभी एक बिल्डिंग से एक स्क्रल वियर्स पे फायरिंग करता है और वियर्स बैक फायरिंग करके उसका पीछा करती है। फिर वो स्क्रल एक बूढ़ी औरत का रूप लेके ट्रेन में चढ़ जाता है। वियर्स उसका ट्रेन में भी पीछा करती है और जब वो उस बूढ़ी औरत को देखती है तो उसे पता चलता है कि वो स्क्रल है, क्योंकि वो बूढ़ी औरत उसे पिछले स्टेशन के बाहर मिली थी। फिर वो उसे खूब मारती है, लेकिन आखिर में वो स्क्रल भाग जाता है। इधर एजेंट फ्यूरी और एजेंट कोल्सन वियर्स का पीछा करते हैं। तभी एजेंट फ्यूरी को कोल्सन का कॉल आता है कि वो तो अभी ब्लॉकबस्टर पे ही है और फ्यूरी उसे छोड़ के चले गए। फिर फ्यूरी को समझ आता है कि उसके साथ कोल्सन के रूप में स्क्रल बैठा है। स्क्रल फ्यूरी का गला दबाने की कोशिश करता है कि तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में वो स्क्रल मर जाता है और फ्यूरी उसकी बॉडी की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसे शील्ड के लैब ले जाते हैं। इधर वियर्स अपनी अतीत के बारे में और पता करने के लिए पैंचोस बार का पता लगाती है, जो उसके दिमाग में ही होता है। उधर लैब में एजेंट फ्यूरी के साथ उनके बॉस भी होते हैं। वो कहते हैं कि क्या फ्यूरी को उस लड़की पर भरोसा है, जिसपे फ्यूरी कहता है कि पहले तो नहीं था, पर इस स्क्रल को देख के बाद हो गया। फ्यूरी बताते हैं कि बस उस लड़की को ही पता है कि इन स्क्रल्स को अर्थ से कैसे भगाना है, इसीलिए पहले उस लड़की को ढूंढना होगा। जिस पर उनके बॉस कहते हैं कि किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, कोई भी स्क्रल हो सकता है, इसीलिए ये काम फ्यूरी को अकेले ही करना होगा। और फिर वो फ्यूरी को उस लड़की की तलाश में भेज देते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि उनके बॉस खुद एक स्क्रल रहते हैं, वो टैलोस रहता है। इधर वियर्स एक आदमी की बाइक चुरा के पैंचोस बार पहुंचती है। वो जगह उसे जानी पहचानी सी लगती है। उसे कुछ धुंधली धुंधली सी यादें दिखाई देती हैं। फिर उसे एक नोटिस बोर्ड पे एक एयरक्राफ्ट की फोटो दिखती है, जिसपे वो वहाँ के मैनेजर से पूछती है कि वो फोटोग्राफ उसने कहाँ क्लिक की थी, जिसपे वो बोलता है कि एयरपोर्ट पर। फिर वियर्स उससे पूछती है कि पेगासस कहाँ मिलेगा। एक्चुअली पेगासस नासा और US एयरफोर्स का ज्वाइंट फैसिलिटी रहता है। तब तक वहाँ फ्यूरी आ जाते हैं और कहते हैं कि पेगासस एक टॉप सीक्रेट है, जिसपे वियर्स उससे पूछती है कि वो उसे कुछ अपनी खास बात बताए, जिससे ये साबित हो सके कि वो खुद स्क्रल नहीं है। जिसपे फ्यूरी अपनी पूरी बायोग्राफी बताता है और फिर एजेंट फ्यूरी वियर्स से पूछते हैं कि वो कैसे जानेगा कि वियर्स कोई स्क्रल नहीं है। जिसपे वियर्स अपने हाथ से फोटोन ब्लास्ट कराती है, जो एक स्क्रल कभी नहीं कर सकता, और फिर कंफर्म हो जाता है कि ये दोनों स्क्रल नहीं है। और फिर वो पेगासस के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में वियर्स उसे बताती है कि स्क्रल दूसरे ग्रहों पर हमला करते हैं और क्री के लोग उन्हें ये करने से रोकते हैं।
वो आगे बताती है कि स्क्रल्स को लगता है कि पेगासस में डॉक्टर लॉसन एक लाइट स्पीड इंजन का फॉर्मूला बनाई है जो स्क्रल्स को चाहिए। फिर वो पेगासस पहुंच जाते हैं। सिक्योरिटी चेक इन के बाद जब अंदर जाके ये लोग डॉक्टर लॉसन के बारे में पूछताछ करते हैं तो इन्हें एक रूम में लॉक कर दिया जाता है जिसका दरवाजा सिर्फ फिंगरप्रिंट से खुलता है। फ्यूरी अपने आईडी कार्ड पे लगे गार्ड के फिंगरप्रिंट को एक सेलोटेप पे निकाल के दरवाजा खोल लेते हैं और रास्ते में उन्हें एक बिल्ली मिलती है जिसका नाम गूज रहता है और फिर वो रिकॉर्ड वाले रूम में पहुंच जाते हैं। उन्हें वहाँ वैंडी लॉसन की फाइल भी मिल जाती है। वहाँ उन्हें पता चलता है कि लॉसन ने लाइट स्पीड इंजन वाले प्रोजेक्ट को रोक दिया था और वो एक क्री हैं। तब तक फ्यूरी उसे बताता है कि लॉसन मर चुकी है। 6 साल पहले 1989 में वो बिना परमिशन के प्लेन उड़ा ले गई थी और उसे क्रैश करा दिया और साथ में को पायलट मारिया रैम्बो को भी मरवा दिया। इसीलिए यहाँ की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि ताकि वो गलती कोई दोबारा दोहरा ना सके और वो लाइट स्पीड इंजन भी उसी के साथ राख हो गया। और फ्यूरी ये कह के वहाँ से किसी काम के लिए चले जाते हैं। व्यूअर्स को उसकी फाइल में कुछ फोटोग्राफ्स मिलती हैं जिसमें वो लॉसन के साथ रहती है। उसे कुछ याद आने लगता है। फिर वो यॉन रॉक से कांटेक्ट करती है और कहती है कि वो जानती है कि लॉसन एक क्री थी और वो C-53 पे ही थी और प्लेन क्रैश में मारी गई। और वो लोग और क्या क्या छुपाए हैं व्यूअर्स से, जिसपे यॉन बोलता है कि लॉसन एक अंडरकवर क्री योद्धा थी जिसका नाम मार्वेल था। वो एक स्ट्रेंज एनर्जी सोर्स पे काम कर रही थी, एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रही थी जिसकी मदद से वो वॉर जीत सकते थे। पर व्यूअर्स कहती है कि वो मार्वेल को जानती है लॉसन के नाम से। वो ही उसे सुप्रीम इंटेलिजेंस के रूप में दिखती हैं। शायद वो भी C-53 से ही है। पर यॉन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, शायद स्क्रल ने उसके दिमाग में ये सब डाल दिया है। फिर वो बताता है कि वो लोग C-53 पहुंचने वाले हैं और वो लोग सच का पता लगा के रहेंगे। तभी फ्यूरी के बॉस यानी टैलोस पेगासस पहुंच जाता है, जिसपे फ्यूरी उनसे कहता है कि व्यूअर्स इन्वेस्टिगेशन में पूरी मदद कर रही है। बॉस से बात करके फ्यूरी को थोड़ा डाउट होता है और फिर बाद में कंफर्म हो जाता है कि ये वो बॉस नहीं बल्कि स्क्रल है। फिर फ्यूरी व्यूअर्स को ढूंढने लगता है। तब तक वो स्क्रल फ्यूरी को पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। तब तक वहाँ व्यूअर्स आ जाती है और उस पर एक फोटोन ब्लास्ट कर देती है और फ्यूरी को लेके छत से भाग जाती है और उनके भागने में एजेंट कोल्सन उनका साथ देते हैं। फिर वो दोनों किसी तरह से बच बचा के पास खड़े एक एरोप्लेन से भागने में सफल हो जाते हैं। प्लेन में उन दोनों के साथ वो बिल्ली भी रहती है जिसके साथ फ्यूरी खूब मस्ती करते हैं। व्यूअर्स फ्यूरी को वो फोटोग्राफ दिखाती है और कहती है कि वो मरने की हालत में हाला पहुंची थी और इस बात को 6 साल हो गए हैं और उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। और वो मारिया रैम्बो से मिलने के लिए चल पड़ती है। वहाँ मारिया की बेटी मोनिका भी होती है जो व्यूअर्स को देख के बहुत खुश होती है और वो उसे कैरोल आंटी कह के बुलाती है। फिर व्यूअर्स घर में जाकर मारिया से बात करती है। मारिया बताती है कि उसका नाम व्यूअर्स नहीं कैरोल डैनवर है। सुबह हर रोज कैरोल दरवाजा पीट के उसे उठाती थी और उस टाइम एयरफोर्स में लड़कियों को प्लेन उड़ाने की इजाजत नहीं थी तो वो लॉसन का प्लेन ही उड़ाती थी। पर व्यूअर्स या कैरोल कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं। मारिया कहती है कि वो एक बहुत बड़ी हस्ती थी इसीलिए वो सबकी फेवरेट थी, पर अब कैरोल कह रही है कि वो दूसरे प्लैनेट से थी। ये बात भी वो हजम कर ले, पर वो ये कैसे बर्दाश्त करे कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त किसी एक ऐसे मिशन पे खो गई जिसके बारे में वो किसी से बात तक नहीं कर सकती। और आज जब वो इतने साल बाद आई है तो कह रही है कि उसका हाथ आग उगलता है और वो अपना नाम व्यूअर्स बता रही है। ये सब वो कैसे बर्दाश्त करे। तभी उसकी बेटी मोनिका व्यूअर्स का कुछ सामान उसे दिखाती है। उसमें व्यूअर्स की बहुत सारी बचपन की तस्वीर होती हैं। तभी उसका दरवाजा कोई नॉक करता है जिसपे व्यूअर्स कहती है कि शायद वो स्क्रल हो सकते हैं, पर वो मारिया का नेबर टॉम होता है। पर कैरोल को भरोसा नहीं होता है कि वो स्क्रल नहीं है। ये लोग इधर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी इनके पीछे टैलोस आ जाता है। मारिया खिड़की के बाहर देख के शॉक हो जाती है कि उसी के भेस में एक स्क्रल उसकी बेटी मोनिका के साथ खेल रहा है। फिर टैलोस बोलता है कि वो यहाँ किसी लड़ाई के लिए नहीं आया है, वो बस आज सच्चाई बताना चाहता है। वो कहता है कि उसके पास 6 साल पुराने उस प्लेन क्रैश के ब्लैक बॉक्स से एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है। उसे बस कोऑर्डिनेट सुलझाने में कैरोल की मदद चाहिए। तभी वहाँ वो बिल्ली गूस आ जाती है जिसे देखकर टैलोस डर जाता है। वो बताता है कि ये कोई बिल्ली नहीं बल्कि एक फ्लैरकन है। इसके बाद वो लोग उस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं। उस रिकॉर्डिंग से इन्हें पता चलता है कि प्लेन क्रैश के वक्त उस एयरक्राफ्ट में लॉसन के साथ कैरोल भी थी। ये रिकॉर्डिंग सुनते ही कैरोल को सारा इंसिडेंट याद आने लगता है।
उन लोगों के एयरक्राफ्ट का कुछ लोग पीछा कर रहे थे, उनके एयरक्राफ्ट पर कई बार हमला किया गया और फिर लास्ट में लॉसन का एयरक्राफ्ट एक जगह पे क्रैश हो गया था। एयरक्राफ्ट से बाहर निकल के कैरोल लॉसन की मदद करती है। उसे पता चलता है कि लॉसन का खून नीला है। लॉसन बताती है कि उसका असली नाम लॉसन नहीं है, मार्वेल है और वो हाला नाम के प्लैनेट से आई है। और वो कहती है कि वो आज तक गलत लोगों के लिए जंग लड़ रही थी और अब उसकी जंग कैरोल को लड़ना है। लॉसन अपना लाइट स्पीड इंजन जैसे ही खत्म करने जाती है, कोई उन्हें गोली मार देता है। वो यॉन रॉग रहता है। यॉन कैरोल से लाइट स्पीड इंजन के बारे में पूछता है, पर इससे पहले वो कैरोल को मारे, कैरोल उस लाइट स्पीड इंजन पर फायर कर देती है और सारी एनर्जी उसके अंदर समा जाती है। अब कैरोल को सब कुछ याद आ जाता है। वो समझ जाती है कि उसे जो पावर मिला है वो परम शक्ति ने नहीं दिया है, बल्कि उस लाइट स्पीड इंजन से मिला है और कहती है कि यॉन ने उससे झूठ बोला। उसे जो भी बताया गया सब कुछ झूठ था। तब उसे टैलोस बताता है कि मार्वेल स्क्रल के लिए एक महफूज घर ढूंढ रही थी। उसने जिस एनर्जी सोर्स की खोज की थी वो स्पेसशिप को लाइट के स्पीड से भी तेज भगा सकती थी, जहां क्री कभी नहीं पहुंच पाता। मार्वेल चाहती थी कि कैरोल उस कोर को ढूंढने में स्क्रल्स की मदद करे। वो आगे कहता है कि कैरोल ने बस उस लाइट स्पीड इंजन को खत्म किया है। उसका कोर अभी भी एक महफूज जगह पे है और अगर कैरोल वो लोकेशन ढूंढ ले तो वो वहां पहुंच सकते हैं, जिसपे कैरोल कहती है कि ताकि वो एनर्जी पाने के बाद स्क्रल्स क्री को खत्म कर सकें। पर टैलोस कहता है कि उन्हें बस एक घर चाहिए और कहता है कि उसने और कैरोल ने क्री की वजह से सब कुछ खो दिया है। क्री ने बस कैरोल को अपनी जाल में फंसाया है, वो उनमें से नहीं है। पर कैरोल इमोशनल होके कहती है कि उसे तो खुद भी नहीं पता कि वो कौन है। फिर मारिया कहती है कि कैरोल डैनवर्स उसकी बेस्ट फ्रेंड है, वही जिसकी जाबाजी ब्लैक बॉक्स जाहिर कर रहा था। हाथों का खेल तो अब शुरू हुआ है। वो पहले भी अच्छों को धूल चटा चुकी है और फिर वो उसे हक कर लेती है। फिर वो लोग उस लोकेशन का पता करने की कोशिश करते हैं जिसपे व्यूअर्स कहती है कि जहाँ प्लेन क्रैश हुआ था, अगर वो लोग उसी डायरेक्शन में अंतरिक्ष में ढूंढे तो शायद वो लैब कहीं न कहीं मिल जाएगा। पर फ्यूरी कहता है कि वो लोग स्पेस में जाएंगे कैसे, जिसपे टैलोस का साइंटिस्ट बोलता है कि उसके एरोप्लेन में कुछ मॉडिफिकेशंस करने होंगे और फिर वो लोग स्पेस में जा पाएंगे। इधर कैरोल मारिया से बोलती है कि उसे एक को पायलट की जरूरत है, जिसपे मारिया कहती है कि वो मोनिका को छोड़ के नहीं जा सकती, उसमें बहुत खतरा है। वो जिस एयरक्राफ्ट से जा रहे हैं वो उस मिशन के लिए बना ही नहीं है और दुश्मन इनसे ज्यादा ताकतवर है और इन पर हमला भी कर सकते हैं। जिसपे मोनिका कहती है कि उसकी मम्मा को जाना चाहिए। जब उन्हें इतने कूल से मिशन पे जाने का मौका मिल रहा है तो वो घर पे बैठकर क्या सास बहू देखना चाहती हैं, जिसपे मारिया मान जाती है। और फिर व्यूअर्स मोनिका से कहती है कि उसकी मॉम बहुत लकी है जिसे ऐसी तूफान जैसी बच्ची मिली है। एक्चुअली कैरोल को अब सब कुछ याद आ चुका होता है। इधर यॉन और उसकी टीम भी C-53 पे पहुंच जाते हैं। यॉन वहां कैरोल से मिलता है और उसे आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ सवाल पूछता है, जिसपे वो एक सवाल में फंस जाती है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि वो एक स्क्रल है। और फिर यॉन उससे पूछता है कि उन्होंने व्यूअर्स के साथ क्या किया, जिसपे वो स्क्रल कहता है कि यॉन ने देरी कर दी, व्यूअर्स को सब पता चल चुका है और फिर यॉन उस स्क्रल को मार देता है। इधर सब लोग स्पेस में पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्हें वो लोकेशन मिल जाता है जहाँ पे एनर्जी का कोर रहता है। वो अपनी स्पेसक्राफ्ट से उस लैब में चले जाते हैं। वहाँ पे एक बहुत चमकती हुई चीज होती है, एक्चुअली वो टेसरेक्ट होता है। कैरोल उसे एक बॉक्स में बंद कर देती है। उस लैब में बहुत सारे बच्चों के सामान रहते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि वहाँ और भी कुछ लोग रहते हैं। जब टैलोस वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे स्क्रल होते हैं। एक्चुअली वो उसकी फैमिली होती है। वहाँ पे टैलोस की वाइफ भी होती है। वो कहती है कि मार्वेल ने उसे मना किया था कि चाहे जो भी हो जाए वो लोग सिग्नल नहीं भेजेंगे, वरना क्री उन्हें ढूंढ लेते। फिर कैरोल उन सबसे माफी मांगती है। तभी वहाँ यॉन पहुँच जाता है और फिर वो कैरोल से वो एनर्जी कोर मांगने लगता है, जिसपे कैरोल कहती है कि उसने उससे झूठ बोला है और वो उस पे हमला करने जाती है। पर यॉन उसे बेहोश करके उसे परम शक्ति से कनेक्ट कर देता है। दिमाग में परम शक्ति कैरोल को बोलती है कि वो कुछ नहीं कर सकती, उसकी शक्तियाँ इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कैरोल कहती है कि उसने उसे सब कुछ छीन लिया, उसने
मासूम लोगों की जिंदगी के साथ खेला है और ये शक्ति उसे उससे नहीं मिली है। पर परम शक्ति उसकी बात नहीं सुनती है और कहती है कि उसके बिना वो एक आम इंसान है, बिना शक्ति के वो एक बहुत कमजोर लड़की है। उसने उसे एक नया जन्म दिया है वियर्स के रूप में। पर वियर्स इस बार बोलती है कि उसका नाम कैरोल है और अब उसकी शक्तियाँ कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। वो अपनी गर्दन पे लगी हुई उस चिप को निकाल देती है और वो इस बार परम शक्ति की ताकत से लड़ती है और अपनी जंजीर तोड़ के बाहर निकल जाती है और उसकी एनर्जी की वजह से सब तहस नहस हो जाता है। फिर वो टेसरेक्ट को लेके वहाँ से जाने लगती है और एजेंट फ्यूरी को कहती है कि वो उस टेसरेक्ट को पकड़ के किसी महफूज जगह ले जाए, पर वो मना कर देते हैं। तभी वो बिल्ली उस टेसरेक्ट को निगल जाती है। कैरोल यॉन और उसकी टीम से लड़ाई करती है और फ्यूरी मारिया के साथ सारे स्क्रल्स को लेके अर्थ पर जाने लगते हैं। यॉन अपने टीम मेंबर मिन एरवा को फ्यूरी का पीछा करने को कहते हैं। यॉन भी एस्केप पॉड से उनका पीछा करता है। कैरोल यॉन को रोकने की कोशिश करती है। उधर मिन एरवा मारिया के प्लेन पर फायरिंग करती है, पर अंत में मारिया मिन से जीत जाती है और उसका प्लेन उड़ा देती है। कैरोल भी अपने सुपर पावर्स की मदद से यॉन को रोक देती है। तभी क्री का कमांडर रॉनन अर्थ पर हमला करने आ जाता है। वो मिसाइल्स फायर करता है, पर कैरोल सारे मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है और साथ ही साथ रॉनन का एक स्पेसशिप भी उड़ा देती है। रॉनन को ये देख विश्वास नहीं होता और डर के मारे वो वहाँ से भाग जाता है। फिर कैरोल यॉन के पास जाती है और उसे बोलती है कि वो हाला जाके परम शक्ति से बता दे कि कैरोल उसे मिटाने आ रही है। इधर एजेंट फ्यूरी एरोप्लेन में गूस के साथ खेल रहे होते हैं। तभी वो पंजा मार के उनकी आंख फोड़ देती है। फिर सब लोग मारिया के घर आते हैं। इन लोगों की बातें होती हैं। कैरोल टैलोस से कहती है कि वो उनका घर दिला के रहेगी। मार्वल ने जो शुरू किया अब वो उसे खत्म करेगी। कैरोल और फ्यूरी जब किचन में रहते हैं तब कैरोल उन्हें उनका पेजर मॉडिफाई करके देती है और कहती है कि वो किसी भी प्लैनेट पर हो, अगर कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी हुआ तो वो उस पेजर की मदद से फ्यूरी कभी भी कैरोल से कांटेक्ट कर सकते हैं। कैरोल सबको अलविदा बोलकर अपने मिशन पर निकल पड़ती है। इधर फ्यूरी कॉल्सन से कहते हैं कि उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि स्पेस में अभी भी कितने खतरे हैं। इस बार कैरोल थी तो वो बचा ली। उन्हें और सुपर हीरोज ढूंढने पड़ेंगे और इसके लिए वो एक इनिशिएटिव शुरू करते हैं जिसका नाम होता है द एवेंजर्स। और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। आपको क्या लगता है, क्या कैरोल परम शक्ति को हरा पाएगी और क्या फ्यूरी को उस पेजर का कभी भी इस्तेमाल करना पड़ेगा? ये मूवी आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।